स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल NCERT जिंदाबाद में। जैसा कि हम जानते हैं हमने क्लास 7th की ज्योग्राफी स्टार्ट कर दी है, ठीक है। और उसके 4 चैप्टर भी पढ़ चुके हैं, जिसका चौथा चैप्टर था वायु। और जैसा कि हम जानते हैं आज हम पढ़ने वाले हैं 5वां चैप्टर, जिसका नाम है जल, ठीक है। तो जल किन किन फॉर्म में होता है, ठीक है, और कैसे कैसे उनकी क्या क्या गुण होते हैं, ठीक है। और सारी चीज़ें आज हम विस्तार से पढ़ने वाले हैं, ठीक है। और कैसे कैसे उपयोग हो सकता है, कहाँ से आता है, क्या चीज़, मतलब सारी चीज़ें और पृथ्वी से रिलेट करते हुए पढ़ेंगे, ओके। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए हुए पढ़ने चलते हैं। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कम से कम चैनल तो सब्सक्राइब कर ही लीजिए, है ना। और वीडियो पूरी देखकर उसको लाइक भी कर देना। चलो अब पढ़ते हैं, है ना, साथ में चलते हैं पढ़ते हुए। तो देखो सबसे पहले आती है शब्दावली। तो इसका जो थलशाला है, अब थलशाला आप तभी समझने आएगा जब थोड़ा इसके बारे में पढ़ लेंगे, तब बताएंगे क्या होती है थलशाला, ओके। तो देखो जल के बारे में सोचने पर आपके मस्तिष्क में क्या चित्र बनते हैं, ज़रा सोचो। हमारे जब भी हम जल के बारे में सोचते हैं तो क्या एकदम इमेजिन होता है माइंड में, है ना। तो वो चीज़ आपको सोचने के लिए है। अब आप नदी, जलप्रपात, वर्षा की रिमझिम, अपने नल के जल के बारे में सोचने लगते हैं। बच्चे वर्षा से भरे गड्ढे में कागज़ की नाव तैराकर बहुत खुश होते हैं। दोपहर तक गड्ढे में जमा जल गायब हो जाता है। वह जल जाता कहाँ है या फिर कहाँ चला जाता है। सूर्य के ताप के कारण जल वाष्पित हो जाता है और ठंडा होने पर जल वाष्प संघनित होकर बादलों का रूप ले लेता है। यहाँ से यह वर्षा हिम अथवा सहिम वृष्टि के रूप में धरती या समुद्र पर नीचे गिरता है। जिस प्रक्रम में जल लगातार अपने स्वरूप को बदलता रहता है और महासागरों, वायुमंडल एवं धरती के बीच चक्कर लगाता रहता है, उस जल को क्या बोलते हैं, उस मतलब ये सारी क्रिया को क्या बोलते हैं, तो इसे बोलते हैं जल चक्र। तो देखो जैसे मैं अब अगर आपको अवगत कराऊं तो मैंने ये सारी चीज़ें आपको पहले भी पढ़ा रखी है, ठीक है ना। वायु वाले चैप्टर में भी ये आया था जब मैंने आपको बताया था बादल कैसे बनते हैं, ठीक है, जल वाष्प कैसे जाती है, संघनित कैसे होती है। तो वही चीज़ यहाँ पर दोबारा करके बताइए, वर्षण वाली चीज़। देखो जब भी कोई भी जल के बारे में बात करता है तो आप डायरेक्ट सोचने लग जाते हैं। जैसे मैंने अब तक तुम्हें क्या क्या चीज़ पढ़ा दी है, नदियाँ वगैरह पढ़ा दी है ना, तो इसके बारे में आप सोचने लग जाते हैं कि यार जल जल मतलब नदी, नदी में भी तो जल होता है, हाँ बिल्कुल होता है। फिर कोई दोबारा फिर माइंड में आता है नहीं जल प्रपात, उसमें भी तो जल होता है। फिर आती है अरे बारिश है ना हमारी, वर्षा की रिमझिम, या फिर नल का जो पानी होता है उसके बारे में सोचने लगते हैं। क्या होता है कि जब भी कभी बारिश होती है तो या फिर कैसे भी जो गड्ढे होते हैं, ठीक है, गड्ढों में पानी भर जाता है तो वहाँ पे बच्चे नाव भी तैराते हैं, लेकिन कुछ समय बाद आप देखते हो कि वहाँ पे जल सूख जाता है। तो ये जल जाता कहाँ है, तो देखो वो चीज़ का आप दोबारा फिर डिफाइन हो रहा है। अगर आप इस चित्र के माध्यम से समझेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। देखो जैसे मान के चलना ये है यहाँ पर जल, ठीक है, इसका हुआ बाष्पीकरण, क्लियर। अब बाष्पीकरण होकर ये कहाँ गया, बादल बना, ठीक है। मैंने कहा था ना बादल बनेगा, जैसे बाष्पित होकर जाएगा ये जाके ये हो जाता है बादल बन जाता है। ये मतलब बहुत सारी इसमें बूंदें आ जाती हैं। फिर मैंने आपको बताया था जब इन बूंदों का वजन इतना ज़्यादा हो जाता है कि इन बादलों में समाहित नहीं हो पाता है। क्यों? क्योंकि ये इनका जो संघनन की क्रिया होती है ये संघनित होने लग जाते हैं और इनका वजन जो होता है बढ़ जाता है। फिर क्या होता है, ये धीरे 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 वर्षा के रूप में नीचे गिरते हैं, तो इस क्रिया को बोलते हैं वर्षण, क्लियर। अब देखो अब जैसे ये वर्षण हुआ, ये दोबारा फिर यहाँ पे पानी बन के आ जाता है, ये नदियों के रूप में इस तरीके से आया के पानी बन जाता है दोबारा, फिर वाष्पित होकर फिर पहुँच जाता है। तो इस पूरी प्रक्रिया को बोलते हैं, ठीक है ना। अब जैसे ये जो चक्र बन गया, ये पूरी क्रिया बन गई, इस पूरी क्रिया को बोलते हैं जल चक्र, क्लियर। ये जो ऐसे ये चलता रहता है, ये इसी को बोलते हैं जल चक्र। समझ में आ गया। अब बढ़ते हैं आगे। देखो हमारी पृथ्वी थलशाला के समान है। अब बढ़ रहा है थलशाला क्या होती है ना, तो अब बताऊंगा मैं आपको। हमारी पृथ्वी जो है वो थलशाला के समान है, जो जल शताब्दियों पूर्व उपस्थित था, मतलब जो जल शताब्दियों पूर्व उपस्थित था वही आज भी मौजूद है। जिस जल का प्रयोग आज हम हरियाणा के खेत में सिंचाई के लिए कर रहे हैं, हो सकता है कि वह सैकड़ों वर्ष पहले अमेजन नदी में बहता हो, ठीक है ना। अलवड़ जल के मुख्य स्रोत नदी, ताल, सोते एवं हिमनद हैं। महासागरों एवं समुद्रों का जल लवणीय होता है। इसमें अधिकांश नमक सोडियम क्लोराइड या खाने में उपयोग किए जाने वाला नमक होता है। कहाँ पर, महासागरों और समुद्रों का जल में, ठीक है। अब देखो कहने का मतलब ये है थलशाला क्या है। तो ये जो आपको चित्र दिखाई दे रहा है ये, तो इस चित्र का जैसे एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि अगर ये पॉट को हम पृथ्वी मान लें तो कैसे समाहित करेंगे। तो देखो एक बड़े जार के 1/4 भाग में मिट्टी भरकर उसे अच्छी तरह दबा दें। इसके ऊपर ह्यूमस की एक पतली परत लगाएं। पहले सबसे बड़े पौधे लगाएं, तदुपरांत उसके चारों ओर एक मतलब छोटे छोटे पौधों को सुव्यवस्थित करें। इसमें जल की फुहार छिड़के जार को बंद कर दें। पत्तियों एवं मिट्टी के द्वारा वाष्पित जल संघनित होकर जल की बूंदों के रूप में नीचे गिरता है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया चक्र की तरह चलता है, ठीक है। अब देखो ये थलशाला क्या होता है, तो एक छोटे
या घर के पौधे रखने का कृत्रिम आहत होता है थलशाला। यानी कि जैसे मान लो एक प्रकार से कह सकते हो जो घरों में जो होते हैं ना छोटे छोटे बर्तनों में, एक प्रकार से प्रकृति को एक प्रकार से आप समझ लो गमले होते हैं, ठीक है। गमलों को जिस तरीके से बना देते हैं, है कि नहीं, ठीक है ना। और जैसे गमले के ऊपर कोई ऐसी चीज़ रख दें जैसे पारदर्शी कोई चीज़ है, ठीक है, तो आप देखेंगे और उसमें जल का छिड़काव कर दें तो कुछ देर बाद आप देखेंगे कि जल की बूंद उस शीशे पर ऊपर आके लिपट जाती है। तो ये सारी चीज़ें थलशाला के अंतर्गत आती है। क्लियर। अब देखो बात आती है ये जो हमारी पृथ्वी है थलशाला के समान है। कहने का मतलब ये है जैसे थलशाला में कोई भी चीज़ होती है तो वैसी की वैसी बनी रहती है, ठीक है। ऐसी जो हमारी पृथ्वी है उसमें जो शताब्दियों पूर्व उपस्थित जो जल था वो आज भी मौजूद है, ठीक है। और जिस जल का प्रयोग आज हम हरियाणा की खेती सिंचाई के लिए कर रहे हैं तो हो सकता है वह सैकड़ों वर्ष पहले अमेज़न नदी में बहता हो। कहने का मतलब ये तो हो सकता है कि वो जल यहाँ पर आ गया हो, लेकिन ये नहीं हो सकता कि पानी का रूप ही चेंज हो जाए। पानी तो वही रहेगा, जल वही रहेगा, ठीक है। तो ये चीज़ बताई गई है। अब देखो अलवण जल के मुख्य स्रोत, मतलब जो अलवण जल होते हैं जिनमें लवण नहीं होते वो जल कहाँ से आते हैं, तो नदियों से, तालों से, सोते एवं हिमनदी जो होती हैं वहाँ से आते हैं, ठीक है। अब महासागर एवं समुद्रों का जो जल होता है वो लवणीय होता है। इसमें अधिकांश नमक जो होता है वो सोडियम क्लोराइड होता है, ठीक है। सोडियम क्लोराइड या खाने में उपयोग किए जाने वाला नमक होता है, समझ में आया। इसलिए इसका पानी खारा होता है। क्लियर। अब देखो अब हम ये देख सकते हैं जैसे ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है, जैसे हमें अगर कोई भी बात होती है तो ये पता होनी चाहिए कि कौन सी नदी कहाँ पर है, कौन सी झील कहाँ पर है। इन सारी चीज़ों का अगर हमें पता होता है तो ज़्यादा अच्छे से डिफाइन हो जाती है हर चीज़। अब देखो ग्रेट बियर झील, ग्रेट स्लेव झील उत्तर अमेरिका में है, साल्ट लेक सिटी, ठीक है, विनिपिग झील। ये मेरे हिसाब से इसमें टाइम वेस्ट करना है अगर मैं पढ़ाता हूँ तो। कहने का मतलब ये सारी चीज़ सिर्फ आपको अपने माइंड में एक प्रकार से चित्र बनाना है माइंड में कि कौन सी नदी कहाँ पर है, कौन सा सागर कहाँ पर है, कौन सा महासागर कहाँ पर है। तो ये काम मेरे हिसाब से मैं आपको सौंपता हूँ, ठीक है। आप अपने बुक से करेंगे, ठीक है। और अगर आपके पास बुक नहीं है तो आप मुझे कमेंट में बता देना, मैं आपको ये PDF ग्रुप में दे दूँगा, ठीक है। आप वहाँ से ले लेना। और देखो अब आगे चलते हैं और ये पूरा होमवर्क है आपके लिए। सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, कौन से झील कहाँ पर है, कौन से महाद्वीप में है, ठीक है, और कौन से महाद्वीप में कितनी नदियाँ हैं, कितने सागर हैं, क्या चीज़ है, ये सारी चीज़ आपको पता होनी चाहिए। क्लियर। अब बढ़ते हैं हम आगे। देखो जल का वितरण कैसे हुआ है। सबसे पहली बात देखो हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी की सतह का 3/4 भाग कम से कम जल से ढका हुआ है। हम बहुत दिन पहले ही पढ़ चुके थे जब हमने वो पढ़े थे पृथ्वी के रूप पढ़े थे तब, मतलब सॉरी पृथ्वी के जो प्रकार थे, स्थल रूप थे, जल रूप थे, ठीक है ना, वो सारी चीज़ें पढ़ी थी। तब मैंने आपको बताया था कि जो जल है अपनी पृथ्वी में कितने प्रतिशत है और किस टाइप से है, ठीक है। तो हम पढ़ चुके थे पृथ्वी की सतह का 3/4 भाग जल से ढका हुआ है। यदि धरती पर थल की अपेक्षा जल अधिक है तो अनेक देशों में जल की कमी का सामना क्यों करना पड़ता है, ठीक है। ये आपके लिए एक प्रश्न है। देखो कहने का मतलब ये है हम लोग ये पढ़ते हैं कि पृथ्वी की सतह का जो 3/4 भाग है वो जल से ढका हुआ है, कि चलो भाई ठीक है, ये यहाँ तक तो ठीक है। यदि धरती पर थल की अपेक्षा जल अधिक है, हम जैसे जानते हैं 3/4 जल है, ठीक है, तो फिर मतलब क्लियर हुआ कि हाँ भाई जल ज़्यादा है। तो फिर ये बताओ अनेक देशों में जल की कमी का सामना क्यों करना पड़ता है। तो देखो उसका कारण कई हो सकते हैं। एक तो ये हो सकता है कि वहाँ का पर्यावरण भी असर करता है, ठीक है, और दूसरा ये है कि जो हो सकता है कि वो मतलब तट से बहुत अंदर हो महाद्वीप में, है ना, इसलिए हो सकता है। और इस चीज़ के बारे में हम आपको पहले भी डिस्कस कर चुके हैं स्थल स्वरूप वाले चैप्टर में, है ना, तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं जाकर। अब देखो क्या पृथ्वी पर मौजूद संपूर्ण जल हमारे लिए उपलब्ध है। और हाँ एक चीज़ तो मैंने बताना भूल ही गया, जो मैंने आपको बताया था कि अगर अपनी पृथ्वी पर इतना जल है तो फिर जल की कमी क्यों महसूस होती है। तो मैंने आपको बताया था देखो जल की कमी महसूस नहीं होती है, बल्कि जो जल हम उपयोग करते हैं उस जल की कमी महसूस होती है, ठीक है ना, क्योंकि जल तो बहुत सारा है लेकिन हम उसे उपयोग नहीं कर पाते ना, इसलिए, ठीक है। अब देखो अब निम्नलिखित तालिका में जल वितरण का प्रतिशत दिया गया है। देखो कैसे दिया गया है, अब ये समझ के चलो। 100% है हमारा जल। तो देखो महासागरों में कितना है 97.3, जिसे हम यूज कर ही नहीं पाते हैं, ठीक है। अब बर्फ छत्रक 2.0, भूमिगत जल 0.68, जिसे हम कभी कभी यूज़ करते हैं। भूमिगत जल को तो हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, नल के द्वारा निकाल लेते हैं, हैंडपम्प के द्वारा और समर के द्वारा निकाल लेते हैं। अब झीलों का अलवण जल 0.009, ठीक है। स्थलीय समुद्र एवं नमकीन झीलें 0.009%। वायुमंडल में कितना है 0.0019%। अब नदियों में कितना है 0.0001%। अब आप अगर ये सोच रहे हैं कि वायुमंडल में कैसे होता है पानी, तो आप मेरे हिसाब से अपना वक्त ज़ाया कर रहे हैं और लेकिन आप पढ़ाई ढंग से नहीं कर रहे हैं। मैंने आपको ये कई बार बता चुका हूँ कि देखो
वायुमंडल में जो होता है जो पानी, जैसे मैंने अभी जल चक्र के बारे में आपको बताया, तो ऊपर जाके संघनित होकर फिर नीचे आता है। तो जो ऊपर संघनित होता है तो उसमें भी टाइम लगता है। इसका मतलब ये है कि वहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारा मतलब बूंदें होती हैं जिन्हें इकट्ठा होने में टाइम लगता है, ठीक है ना। तो जब तक इकट्ठा होने में टाइम लगता है तब तक तो वो वहीं पे होती है ना ऑलरेडी पहले से ही, ठीक है ना। इस तरीके से वायुमंडल में भी पानी होता है। अब बात आती है लवणता। देखो लवणता 1000 ग्राम जल में जो मौजूद नमक की मात्रा होती है ना, मतलब 1 किलो जल में नमक की जितनी भी मात्रा है वह महासागर की औसत लवणता 35 भाग प्रति 1000 ग्राम के बराबर है, ठीक है। अब बात आती है आगे। देखो और क्या आप जानते हैं, इजराइल के जो मृत सागर है उसमें 340 ग्राम प्रति लीटर लवणता होती है। बताइएगा, मतलब एक प्रकार से आप ये कह सकते हैं जो 1 लीटर में कम से कम 340 ग्राम लवणता होगी। तैराक इसमें प्लब कर सकते हैं क्योंकि नमक की अधिकता से इसे सघन बना देती है। मतलब इतना सारा नमक होता है उसमें कि वो एक प्रकार से आप ये कह सकते हो कि पानी, मतलब तो पानी जितना तरल होता है उतना तो रहता ही नहीं है, वो मेरे हिसाब से वो बन जाता होगा एक प्रकार से, और एक प्रकार से आप कह सकते हो थोड़ी टाइट सा पानी हो जाता होगा वो, है ना, जिस पे हम चल भी सकते हैं। एक प्रकार से आप ये कह सकते हो कि अगर आप थोड़ी कोई वो चीज़ है तो आप उस पर प्लब कर सकते हो। क्लियर। अब देखो साधारणतः क्रियाकलाप द्वारा जल के वितरण को प्रदर्शित किया जा सकता है। एक ये बात है, मगर इसमें आप डूबोगे नहीं। जिसमें ये 340 ग्राम प्रति लीटर लवणता है, इसमें आप डूबोगे नहीं, लेकिन धंसते चले जाओगे, पूरा जो दलदल होता है उसकी तरह बन सकते हो, है ना। अब बात आती है क्रियाकलाप। ये आपके लिए है। 2 लीटर जल लें। मान लें कि यह पृथ्वी की सतह पर जल की संपूर्ण मात्रा है और बर्तन से 12 चम्मच जल मापकर दूसरे कटोरे में रखें। बर्तन से जल निकालने के बाद शेष जल जो बचा वह लवणीय जो जल है उसको दर्शाता है। क्लियर। और जो महासागर है समुद्र में पाया जाता है, यह जल उपभोग के लिए उपयुक्त नहीं है। यह लवणीय जल नमक युक्त होता है, बताया मैंने अभी आपको। अब देखो कटोरे में निकाल कर रखा गया 12 चम्मच जल पृथ्वी पर मौजूद संपूर्ण अलवण जल की मात्रा को दर्शाता है। चित्र में इस जल के वितरण को दर्शाया गया है। आप स्वयं देखेंगे आप जल की कितनी मात्रा का उपभोग कर सकते हैं। अब ये चीज़ मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। देखो आप, मैंने आपसे सीधा सीधा बोला जो हम लोग यूज़ करते हैं वो अलवण जल होता है, तो आपको इतना तो देख ही लिया होगा आपने कि इसमें अलवण जल कितना है, ठीक है। तो आप बता सकते हैं इनको कि हम कितना उपभोग कर सकते हैं। तो देखो अब आगे चलते हैं कि जीवन के लिए जल अत्यधिक आवश्यक है। प्यासे होने पर केवल जल ही हमारी प्यास बुझा सकता है। ऐसे में आपको ऐसा नहीं लगता कि लापरवाही से जल का उपयोग करने से हम बहुमूल्य संसाधनों को बर्बाद करते हैं, ठीक है ना। कहने का मतलब ये आपको अच्छे से पता है कि जीवन के लिए जो जल है कितना आवश्यक है। अगर हमें प्यास लगती है तो हम तेल पी लें, पेट्रोल पी लें, कोई भी चीज़ पी लें, कितनी भी महंगी चीज़ पी लें, लेकिन हमारी प्यास नहीं बुझ सकती। हमारी प्यास ओनली जल से ही बुझेगी। तो क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि आप जो लापरवाही करते हो कि मान लो कपड़े धो रहे हो तो अगर आपको एक बनियान धोनी है तो उसमें भी 1 बाल्टी जा रही है ना। और कभी कभी क्या होता है, ठीक है ना, और कभी कभी क्या होता है कि आप जैसे नहा रहे हो तो फिर पूरी बाल्टी टंकी चल रही है, आप साबुन लगा रहे हो तो भी पानी नीचे गिर रहा है। ऐसा मत कीजिएगा, क्योंकि देखो जल है वो हमारे वैसे भी जो यूज़ में जल हम ले पाते हैं ऑलरेडी कम है, ठीक है। और अगर हम ऐसे वेस्ट करेंगे तो हो सकता है हमारे लिए तो पानी पर्याप्त हो जाएगा, लेकिन हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए पानी बहुत कम पड़ जाएगा, ठीक है ना। तो इस संस्कृति और इस दुनिया को बचाने के लिए हमें ये थोड़ा करना पड़ता है और करना भी चाहिए, ठीक है। आराम से अपना जल को बचाइए जिससे कि आने वाली हमारी पीढ़ी उसे उपयोग कर सके अच्छी से। अब देखो ये जो चीज़ें हैं, द वाटर यू ड्रिंक, ए ड्रॉप ऑफ लाइफ, मैनी मेजर रिवर्स एंड डेंजर ऑफ ड्राइंग आउट, ये सारी चीज़ें अखबार में भी आई हुई हैं कई बार, ठीक है ना। और आर्टिकल भी लिखे जाते हैं इन चीज़ों पर बहुत सारे, लेकिन क्या है ना कि लोग इन सारी चीज़ों पर कम ध्यान देते हैं और इधर उधर की चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, लेकिन ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जल हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है? जल संरक्षण की कुछ विधियाँ सुझाएं अपने घर में, स्कूल में। तो आप ये आपके लिए है, वैसे हमारे लिए भी जब हम थे तो हमने भी बहुत सारा ये किया था, ठीक है ना। अपने घर में हमने क्या किया था कि अपने घर में हमने ये किया था, जैसे ऊपर टंकी होती थी तो जब समर चलती थी तो पानी निकलता था, ठीक है ना। तो उसमें घंटी हमने बनाई थी तो उससे थोड़ा प्रभाव पड़ा था, ठीक है। और स्कूलों में क्या था, स्कूलों में और बच्चों ने भी बनाई थी, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं। अब देखो बात आती है, और हाँ ये क्या आप जानते हैं, डू यू नो, देखो 22 मार्च विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है। जो 22 मार्च आती है प्रत्येक वर्ष वो है विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है, जब जल संरक्षण की विभिन्न विधियों को प्रबलित किया जाता है। मतलब कैसे कैसे हम जल को बचा सकते हैं, इन सारी चीज़ों को बताया जाता है 22 मार्च को, ओके। अब बात आती है महासागरीय परिसंचरण। तो ये क्या है, तो देखो इसे हम पढ़ते हैं। महासागरीय परिसंचरण, समुद्री तट पर नंगे पैर चलने से कुछ जादुई सी अनुभूति होती है। आपने देखा होगा समुद्र के जो तट होते हैं उस पर अगर हम नंगे पैर चलें तो ऐसा लगता है कि मतलब
पैरों के अंदर कुछ खुजली सी मचती है और अपना पैर नीचे की साइड चलता चला जाता है, जो वहाँ के उस पास रेत होता है उसमें। कहने का मतलब जादुई सी अनुभूति होती है। पुलिन पर नम वालू, ठंडी पवन, समुद्री पक्षी, वायु में लवड़ीय गंध एवं लहरों का संगीत, वाह, सब कुछ सम्मोहित करने वाला प्रतीत होता है। ताल एवं झील के शांत जल के विपरीत महासागरीय जल हमेशा गतिमान रहता है, यह कभी शांत नहीं रहता। महासागरों की गतियों को इस प्रकार वर्गीकृत कर सकते हैं जैसे तरंग हुई, ज्वार भाटा हुए एवं धाराएं हुई। कहने का मतलब ये, देखो अगर हम कभी भी समुद्र के तट पर जाते तो नंगे पैर जब चलो तो कितना अच्छा लगता है ना, ऐसा लगता है कि किसी अलग ही दुनिया में आ गए, है ना। लेकिन आपने देखा होगा जो ताल एवं झील के शांत जल के विपरीत महासागरीय जल जो होता है हमेशा गतिमान रहता है, यह कभी शांत नहीं रहता। और महासागरों की जो गतियाँ होती हैं, जो पानी की जो गतियाँ होती हैं, अगर हम देखें तो 3 प्रकार में बांट सकते हैं, जैसे एक तरंग हो गई और ज्वार भाटा हो गई और धारा हो गई, ठीक है। अब ये कैसे कैसे देखो, ये देखो प्रशांत महासागर दिया कितना अच्छा। अगर थोड़ा इमेजिन करके देखो कि अगर शायद आप यहाँ पर खड़े हों और यहाँ पर ऐसे ऐसे खड़े हों और यहाँ से कोई फ़ोटो खींच रहा है आपका, इस तरीके से सोचो क्या बेहतरीन लुक आएगा, है कि नहीं, इस टाइप से। और चलने में क्या मज़े आएंगे। यहाँ पे आप चल रहे हो, थोड़ा सा पानी आ जाता है तुरंत पैरों पे, फिर चला जाता है, फिर पानी पैर फिर चला जाता है, कितना अच्छा लगता है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो बहुत अच्छा लगता है जब हम समुद्र के किनारे वगैरह में जाते हैं। तो देखो जो हमने बांटा 3 में, तरंगे, ज्वार भाटा और धाराएं में, तो पढ़ते हैं अब क्या है तरंगे क्या हैं। तो देखो सबसे पहले क्या आप जानते हैं, तो ये पढ़ लेते हैं। जब समुद्री सतह पर पवन बहती हैं, पवनों के बारे में आपको बता चुका हूँ, वह पवन जो स्थिर ना हो, मूव करती हो किसी न किसी दिशा में, और उनका नाम भी उसी दिशा के नाम पे रखा जाता है, तो उन्हीं को पवन बोला जाता है, ठीक है। जब तरंगें उत्पन्न होती हैं, जितनी ही तेज पवन बहती है तरंग भी उतनी ही बड़ी हो जाती है, ठीक है। अब देखो कैसे, तरंगों के ऊपर कुल मिला के ये निर्भर करती है। देखो समुद्र तट पर गेंद से खेलते समय जब गेंद जल में गिर जाती है तो क्या होता है, तो आपने देखा होगा गेंद भी इधर उधर एक प्रकार से दोलन गति टाइप की करती है। यह दृश्य बहुत ही मनोरंजक होता है कि ऐसे तरंगों के साथ साथ गेंद तट पर वापस लौट आती है। जब महासागरीय सतह पर जल लगातार उठती और गिरती रहती है तो इन्हें तरंगे कहते हैं। क्लियर। जब वो बॉल डाल देते हैं उसमें अगर पानी में, तो धीरे धीरे आपने देखा होगा कैसे न कैसे करके किनारे पर आ जाती है। क्यों? क्योंकि जो तरंगे होती हैं चलते चलते किनारों पर अगर टकराती है तो जिनके साथ गेंद भी बहती हुई चली जाती है। क्लियर। तो देखो यह अब इन्होंने कहा है कि जब महासागरीय सतह पर जल लगातार उठता और गिरता रहता है, समझ के चलना, महासागर की जो सतह होती है वहाँ पर जल उठा फिर गिरा, उठा फिर गिरा, तो इसी चीज़ को बोलते हैं तरंग। समझ में आ गया? इस चीज़ को क्या बोलते हैं? तरंग बोलते हैं। क्लियर। चित्र के माध्यम से देखें तो आप ये देख सकते हैं। क्लियर हुआ? अब देखो, अब इन सारी चीज़ों को मैं चित्र अभी आपको दिखाऊंगा। अब देखो, क्या आप जानते हैं सुनामी जो होती है जापान भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ होता है पोताश्रय तरंगें। क्या? क्योंकि ये सुनामी आने पर पोताश्रय नष्ट हो जाते हैं, इसलिए इसे बोला जाता है, ठीक है। अब देखो, अब जो तूफान में तेज वायु चलने पर विशाल तरंगें उत्पन्न होती है, मतलब ये तरंगें हैं, ये तरंगें तो क्या होता है, पानी उठा और गिरा, तो इसी चीज़ को तरंग बोलेंगे। मतलब लगातार अगर पानी उठ रहा है गिर रहा है महासागर की सतह पर तो इस चीज़ को तरंग बोलेंगे। लेकिन ये तरंगें ही अगर कोई अपना बड़ा रूप ले लें, समझ के चलना, अगर ये तरंगें जो हैं ये अपना बहुत बड़ा रूप ले लें और जिसकी वजह से बहुत सारा विनाश भी हो जाता है, ठीक है ना, तो ये एक प्रकार से आप कह सकते हैं ये समुद्र में सुनामी के वो तरह होती है। अब देखो कैसे, तूफान में तेज वायु चलने पर विशाल तरंगें उत्पन्न होती हैं, मतलब तरंगें होती हैं लेकिन बहुत बड़ी बड़ी तरंगें होती हैं, इनके कारण अत्यधिक विनाश हो सकता है। भूकंप, ज्वालामुखी उद्गार, मतलब भूकंप भी आ सकता है, ज्वालामुखी उद्गार भी, या जल के नीचे भूस्खलन के कारण महासागरीय जल अत्यधिक विस्थापित होता है। इसके परिणाम स्वरूप 15 मीटर तक की ऊंचाई वाली जो विशाल ज्वारीय तरंगें उठ सकती हैं उन्हीं को बोला जाता है सुनामी, ठीक है। सुनामी के बारे में आपको पहले भी बता चुका हूँ, ठीक है, और फिर बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। अब तक का सबसे विशाल सुनामी जो है वो 150 मीटर मापा गया था। ये तरंगें 700 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक की गति से चलती हैं, समझ लो, मतलब 1 घंटे में 700 किलोमीटर से भी अधिक तेज चल सकती हैं। कौन सी तरंगें? वह तरंगें जिनसे सुनामी उत्पन्न होती है या फिर सुनामी बनती हैं, ठीक है। अब देखो ये तरंगें ये हो गया। अब 2004 के सुनामी से भारतीय तटीय क्षेत्रों में अत्यधिक विनाश हुआ था। सुनामी के बाद अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में इंदिरा पॉइंट जो था वो पूरी तरह से डूब चुका था, ठीक है। अब बात आती है देखो सुनामी, पृथ्वी का तांडव भी बोला जाता है इसको, सुनामी को, ठीक है। अब देखो 26 दिसंबर 2004 को हिंद महासागर में, इतना बड़ा कर लेते थोड़ा समझ में आएगा, 26 दिसंबर 2004 को हिंद महासागर में सुनामी तरंगों अथवा पोताश्रय तरंगों के कारण अत्यधिक विनाश हुआ था। ये तरंगें उस भूकंप का परिणाम थीं
जिसका अधिकेंद्र सुमात्रा की पश्चिमी सीमा पर था। इस भूकंप की तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 9.0 मापी गई थी। ये सारी मैं चीज़ें आपको बता चुका हूँ कि भूकंप की मात्रा किससे नापा जाता है, भूकंप क्या होता है, ठीक है, कैसे उत्पन्न होता है, कैसे ख़त्म होता है, और इससे कौन कौन से पर्वत भी बनते हैं, सारी चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ पहले ही। अब देखो, भारतीय प्लेट और बर्मा प्लेट के नीचे धंस गई। जो भारतीय प्लेट थी वह बर्मा प्लेट के नीचे धंस गई। प्लेट समझ में आ गया होगा आपको मैं कहाँ बात कर रहा है अभी। ये जो पृथ्वी की प्लेटें हैं उनकी बात कर रहा है ये, ठीक है। तो भारतीय जो प्लेट थी वो बर्मा प्लेट के नीचे धंस गई और समुद्र तल में अकस्मात जो गति थी वो उत्पन्न हो गई। इस कारण यह भूकंप आया। अब महासागरीय तल जो था वो लगभग 10 से 20 मीटर तक विस्थापित हो गया था और नीचे की दिशा में झुक गया था। इस विस्थापन के कारण क्या हुआ, जो निर्मित अंतराल को भरने के लिए एक विशाल मात्रा में महासागरीय जल उसी की ओर बहने लगा। भाई बिल्कुल बताया था मैंने आपको, देखो जो जल अगर किसी जगह कम हो जाता है तो जो और जल होता है वो उसको उस स्थान को भरने के लिए आता है। तो जब ज़्यादा एकदम जगह खाली हो गई तो दूसरा जल था वो स्पीड से आया, तो वो ही क्या बन गया, एक बहुत बड़ी, एक प्रकार से आप कह सकते हो तरंगें बन गई थी, जिसके कारण सुनामी उत्पन्न हुई। अब फलस्वरूप हुआ क्या, दक्षिणी एवं दक्षिणी पूर्व एशिया के समुद्री तटों से जल हटने लगा। भारतीय प्लेट के बर्मा की प्लेट के नीचे चले जाने पर क्या हुआ, वापस समुद्र तट की ओर लौटा। समझ के चलना, जल था वो वापस समुद्र की बिल्कुल लौटा समुद्र की तरफ, ठीक है। कहने का मतलब ये, जो भारतीय प्लेट के बर्मा के प्लेट के नीचे चले जाने पर जल जो था वो समुद्र तट की ओर लौटा। यह सुनामी लगभग 800 किलोमीटर घंटे की गति से आया। कहने का मतलब ये, देखो पहले तो बहुत बड़ा गड्ढा हो गया, ठीक है, उसमें पानी आया, तो पहले आया स्पीड से, लेकिन जैसे ही भर गया तो भाई वो जाएगा भी उसी स्पीड से, तो उससे और अधिक स्पीड से गया। तो अब जाएगा तो कहाँ जाएगा, जाएगा तो सतह पर। तो सतह पर जो घर वगैरह बने हुए थे, जो बने होते हैं ना तटों पर, जो बने हुए शहर बसे होते हैं, उनमें जाकर हमेशा ये सुनामी विनाश करती हैं। तो ये सुनामी जो आई थी वो लगभग 800 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से आया था, जिसकी तुलना व्यावसायिक वायुयानों की गति से की जा सकती है। और इसके परिणाम स्वरूप हिंद महासागर के कुछ द्वीप पूरी तरह डूब चुके थे। भारतीय सीमा पर ध्रुव दक्षिणी बिंदु जो कि इंदिरा पॉइंट कहलाता है, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित पूरी तरह से डूब चुका था वो भी, ठीक है। अब देखो, जब सुमात्रा में भूकंप के अधिकेंद्र से तरंगें सुमात्रा की तरफ से अंडमान द्वीप समूह एवं श्रीलंका की ओर बढ़ी, तरंगों की लंबाई कम हो गई। क्लियर। अब जल की गहराई भी कम होने के साथ साथ इनकी गति भी 700 से 900 किलोमीटर घंटे से 70 किलोमीटर घंटे तक कम हो गई, मतलब बहुत कम हो गई, ठीक है। अब समुद्र तट से जो सुनामी तरंगें थी वो 3 किलोमीटर तक की गहराई तक गईं, जिनसे फलस्वरूप 10,000 से भी अधिक लोगों की मृत्यु हो गई थी और 1 लाख से अधिक घर प्रभावित हो चुके थे। भारत में जब हमारे जो आंध्र प्रदेश है उसके तटीय प्रदेश हैं, जैसे तमिलनाडु, केरल, पांडिचेरी एवं अंडमान निकोबार द्वीप समूह सर्वाधिक प्रभावित हुए थे। यद्यपि पहले से भूकंप का अनुमान लगाना संभव नहीं है, फिर भी बड़ी सुनामी के संकेत 3 घंटे पहले मिल सकते हैं। प्रशांत महासागर में प्राथमिक चेतावनी की ऐसी प्रणालियाँ क्रियाशील हैं, लेकिन हिंद महासागर में ये सुविधाएं नहीं हैं। प्रशांत महासागर की तुलना में हिंद महासागर में सुनामी कभी कभी आती है, क्योंकि यहाँ भूकंपीय जो क्रियाएँ बहुत कम होती हैं। क्लियर। सुनामी का आप फोटो इस तरीके से देख सकते हैं, ठीक है। ये तमिलनाडु के तट पर सुनामी आई थी, उसके द्वारा विनाश हुआ था, वो चीज़ है ये। अब देखो, दिसंबर 2004 में जिस सुनामी ने दक्षिण एवं दक्षिण पूर्वी एशिया के तटों पर तबाही मचाई, वह पिछले कई सौ वर्षों की सर्वाधिक विनाशकारी सुनामी थी। हिंद महासागर में निरीक्षण आरंभिक चेतावनी की प्रणालियों में हिंद महासागर के तटीय निवासियों में जागरूकता की कमी के कारण जीवन एवं संपत्ति की अत्यधिक क्षति हुई थी। सुनामी आने का प्रथम संकेत जो होता है वो ये होता है कि तटीय क्षेत्र से जल में तेज़ी से कमी आती है और फिर विनाशकारी तरंगें उठने लगती हैं। जब तट पर ऐसा हुआ था तो लोग ऊंचे स्थानों पर ना जाकर अचंभे को जो देखने के लिए तट पर एकत्र होने लगे। इसके फलस्वरूप सुनामी की जो विशाल तरंगें आईं तो बड़ी संख्या में उत्सुक खड़े दर्शकों की मृत्यु हो गई थी। कहने का मतलब ये, जब उन्होंने ऐसा देखा तो उन्हें वहाँ से चलना चाहिए था, ऊंचे स्थानों पर जाना चाहिए था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। वहाँ खड़े होकर ये देखने लगे ये कि हो क्या रहा है। तो उसके फलस्वरूप हुआ क्या, जितनी भी भीड़ थी, सुनामी आई बहुत कर रही, ठीक है, तो जितने भी लोग खड़े थे उन सबकी मृत्यु हो गई थी। अब बात आती है ज्वार भाटा क्या है। तो देखो, दिन में दो बार नियम से महासागरीय जल का उठना एवं गिरना, समझ के चलना। इसमें क्या था, तरंगों में कोई गिनती नहीं थी, कभी भी उठ सकता है,
और कितनी बार गिर सकता है, कितनी बार उठ सकता है, तरंगें थी। अब उन्हीं चीज़ों को बड़ा कर दिया जाए, जैसे मैंने आपको बताया था कि कोई भूकंप आया अंदर तो प्लेटें धस गई थी, भारतीय प्लेट बर्मा के नीचे मतलब धस गई थी, तो वहाँ स्थान खाली हो गया, जल आया उसकी जगह भरने को, तो जैसे भर गया फिर उसी स्पीड से वापस गया, तो 800 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से वापस गया, तो एक प्रकार से बहुत बड़ी तरंगें उत्पन्न हुई और बन गया सुनामी। लेकिन ज्वार भाटा क्या है? ज्वार भाटा ये है कि वो सिर्फ दिन में 2 बार नियम से महासागरीय जल का उठेगा और गिरेगा, यही ज्वार भाटा कहलाता है। जब सर्वाधिक ऊंचाई तक उठकर जल तट के बड़े हिस्से को डुबो देता है तब उसे ज्वार कहते हैं। जब जल अपने निम्नतम स्तर तक आ जाता है एवं तट से पीछे चला जाता है तो उसे भाटा कहते हैं। ठीक है, कहने का मतलब ये है। अब ज्वार भाटा ये 2 चीज़ें हैं। ज्वार किसे बोलते हैं? तो ज्वार वो चीज़ है जब जो दिन में 2 बार, कहने का मतलब ज्वार भाटा तो ये है कि 2 बार नियम से महासागरीय जल है वो उठेगा और नीचे गिरेगा 2 बार दिन में। ठीक है, और लेकिन ये ज्वार और भाटा कब आप डिफाइन कर पाएंगे? तो जैसे उठा, सर्वाधिक ऊंचाई तक पहुंचा, ठीक है, और किसी स्थान पर आ गया और उसे डुबो दिया, ये हो गया ज्वार। अब जैसे ही वो पानी वापस अपने उसमें गया, मतलब सबसे अपने निम्नतम स्तर जो होता है उसका वहाँ पर आ गया और तट से पीछे चला जाता है, तो इसी चीज़ को बोलते हैं भाटा। क्लियर? अब बात आती है कि इनके थोड़ा चित्र भी मैं आपको दिखा दूं, तो देखो कैसे। अब मैं दिखाता हूं आपको। देखो ये हैं तरंगें, ठीक है, पानी आया, गिरा, उठा, ठीक है ना, ये सारी तरंगें होती हैं, इतनी छोटी छोटी सी और बड़ी भी हो जाती है। लेकिन ये इनका जो साइज है ये बहुत बड़ा हो जाए, ठीक है ना, काफ़ी बड़ा हो जाए तो वो क्या बन जाती है? सुनामी। तो आप इनको देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं ये क्या है हमारी, ये हैं जल के समुद्र में जो तरंगें होती हैं वो हैं, इस तरीके से ये चलती हैं। क्लियर? अब मैं आपको दिखाता हूँ सुनामी कैसी होती है। जबकि मैं दिखाता हूँ आपको सुनामी भी बहुत दिन पहले बता चुका हूँ ये सारी चीज़ें, मैं मगर आपको अब सुनामी दिखाने जा रहा हूँ। ओके, ये हो गई तरंगें। देखो ये आप देख पा रहे हैं, ये सुनामी है, इस टाइप की होती है। ठीक है, अब आप एक बात बताओ, जैसे ये हैं तो तरंगें ही ये, लेकिन इनका जो साइज है वो बढ़ गया है। क्लियर? ये साइज बड़ा है। अब ये कैसे गिरेगी? यहाँ पे इस टाइप से गिरेगी आगे। तो ये जितने भी क्षेत्र है यहाँ पर, ये बताओ वो डूबेगा नहीं? क्या वो ग्रसित नहीं होगा? क्या प्रभावित नहीं होगा? ठीक है, तो ये सुनामी होती है इस तरह की। ठीक है, जैसे देखो ये है सुनामी, जैसे इस तरीके की इतनी ऊंची ऊंची तक उठ जाती हैं। क्लियर? ये सब सुनामी के चित्र हैं। ये देखो ये लहरें ही हैं, मतलब ये हैं तरंगें, ये उठी फिर गिरी, लेकिन ये बहुत बड़ा साइज हो गया, इसलिए क्या बन गई है? ये बन गई सुनामी। क्लियर हुआ? अब बात आती है ज्वार भाटा की। अब देखो मुझे नहीं लगता कि इससे अच्छा कोई एग्जाम्पल होगा मेरे हिसाब से। देखो ये है समुद्र, ये मतलब कोई जगह है ऐसी, ठीक है, ये ऐसी जगह है और ये समुद्र है इस टाइप से, और इधर भी कुछ होगा समुद्र। ठीक है, अब आप देखो गौर से देखोगे, जब ये पानी आ जाता है तो यही जगह, बिल्कुल यही जगह ऐसी दिखती है, तब तो ये क्या होगा? ज्वार होगा, क्योंकि ये पानी जो था अपनी अधिकतम जो ऊंचाई स्तर होती है वहाँ तक आ चुका और ये पूरा इसने पानी से घेर लिया। लेकिन जब ये पानी वापस जाएगा, जिधर से भी आया उधर वापस जाएगा और अपने तट तक पहुँच जाएगा, ठीक है, और निम्नतम स्तर तक पहुँच जाएगा, तब ये कुछ इस प्रकार का हो जाता है। तो हो जाता है ये भाटा। मतलब जब पानी आया ज्वार, पानी गया भाटा। क्लियर? जैसे एक एग्जांपल और देख लेते हैं, ये देख लो, जैसे कोई ये जगह है, ठीक है, अब जैसे पानी आएगा तो क्या होगा? ये पानी इस पर चढ़कर आएगा पूरा ऊपर तक, तो ये सब पानी पानी में डूब जाएगा। लेकिन जब ये पानी वापस चला जाएगा तो ये भाटा हो जाएगा। आया ज्वार, गया भाटा। क्लियर हुआ? तो यहाँ तक मेरे हिसाब से आपको समझ में आया होगा, आ गया होगा बहुत अच्छे से। क्लियर? अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये बात आई है, अब सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा, इनके बारे में अब थोड़ा पढ़ते हैं। जो घटना यहाँ जल के साथ हुई हो सकता है इनके साथ भी हो, क्या चीज़ बताने की कोशिश कर रहे हैं ये अब हम पढ़ते हैं। ठीक है, अब देखो सूर्य एवं चंद्रमा, सूर्य एवं चंद्रमा जो हैं बहुत शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी की सतह पर ज्वार भाटे आते हैं। समझ चलना, मतलब जो पृथ्वी की सतह पर ज्वार भाटे आते हैं वो आते क्यों हैं? तो वो समझ के चलो। क्या है कि जो सूर्य और चंद्रमा हैं दोनों में शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण बल है, उसके कारण पृथ्वी की सतह पर ज्वार भाटे आते हैं। जब पृथ्वी का जल चंद्रमा के निकट होता है उस समय चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल से जल अवकर्षित होता है, जिसके कारण उच्च ज्वार आते हैं। पूर्णिमा एवं अमावस्या के दिनों में जो सूर्य होता है, चंद्रमा एवं पृथ्वी तीनों के एक सीध में होता है। समझ के चलना, सूर्य, चंद्रमा एवं पृथ्वी तीनों एक सीध में होते हैं। इस समय सबसे ऊंचे ज्वार उठते हैं, इस ज्वार को बोलते हैं बृहत ज्वार। अब समझ के चलना, क्वेश्चन आ सकता है बृहत ज्वार क्या है, किन किन की वजह से होता है। तो देखो अगर कोई ये पूछे ज्वार भाटा उठते क्यों हैं, मैंने आपको बताया था, मैं आपको सब चीज़ बताऊंगा, कैसे कैसे होते हैं, कैसे दिखते हैं,
और क्यों होते हैं। मैंने सारी चीज़ें बताई कही थी ना, तो मैं आपको बता रहा हूँ जो ज्वार भाटा क्या होता है, तो ज्वार भाटा उठता क्यों है। तो सूर्य एवं चंद्रमा में जो शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण बल है उसी के कारण पृथ्वी की सतह पर ज्वार भाटा आते हैं। अब कैसे आते हैं तो देखो समझ के चलो, जब पृथ्वी का जो जल है वो चंद्रमा के निकट होगा तो ये समझ लो जल होगा वो अभिकर्षित होगा चंद्रमा की तरफ। क्लियर। तो जिसके कारण उच्च ज्वार आते हैं, मतलब जो गुरुत्वाकर्षण बल से वो जल जो होता है वो अभिकर्षित होता है, तो फिर जिसके कारण उच्च ज्वार होते हैं वो आते हैं। ज्वार किस प्रकार के आएंगे, उच्च ज्वार। तो पूर्णिमा एवं अमावस्या के दिनों में जब सूर्य चंद्रमा एवं पृथ्वी तीनों एक सीध में होते हैं तो उसे बोलते हैं बृहद ज्वार। कहने का मतलब देखो समझ के चलना, उच्च ज्वार कब आया तो देखो यहाँ पर दिया हुआ होगा, शायद कहीं उच्च ज्वार नहीं दिया है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ। देखो उच्च ज्वार कब होगा, जब यहाँ पर उन्होंने लिख दिया लघु ज्वार भाटा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ पृथ्वी का जल जो है वो जब चंद्रमा के नज़दीक होगा तो ये होगा उच्च, कौन सा, उच्च ज्वार। लेकिन जब ये तीनों एक सीध में होंगे तो होगा कौन सा, बृहद ज्वार। क्लियर। इसी प्रकार से आप देखो, लेकिन जब चांद अपने प्रथम एवं अंतिम, समझ के चलना, जब चांद जो होता है, 1 मिनट रुकना आप, ठीक है, पूर्णिमा एवं अमावस्या के दिनों में सूर्य चंद्रमा पृथ्वी, हाँ चलो ठीक है क्लियर है। अब देखो लेकिन जब चांद अपने प्रथम एवं अंतिम चतुर्थांश में होता है, चतुर्थांश में आपको बता चुका हूँ, जब चांद अपने प्रथम एवं अंतिम चतुर्थांश में होता है तो पृथ्वी एवं सूर्य का जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो विपरीत दिशाओं में महासागरीय जल पर पड़ता है। परिणाम स्वरूप क्या होता है, निम्न ज्वार भाटा उत्पन्न होता है। ऐसे ज्वार को हम कहते हैं लघु ज्वार भाटा। उच्च ज्वार नौ संचालन में सहायक होता है, ठीक है। ये जल स्तर को तट की ऊंचाई तक पहुंचाते हैं। ये जहाज को बंदरगाह तक पहुंचाने में सहायक होते हैं। उच्च ज्वार मछली पकड़ने में भी मदद करते हैं और जो उच्च ज्वार हैं मछली पकड़ने में मदद करते हैं। उच्च ज्वार के दौरान अनेक मछलियां तट के निकट भी आ जाती हैं। इसके फलस्वरूप मछुआरे जो होते हैं वो बिना कठिनाई के मछलियां पकड़ पाते हैं। कुछ स्थानों पर ज्वार भाटे से होने वाले जल के उतार चढ़ाव का उपयोग विद्युत उत्पन्न करने के लिए भी किया जाता है। क्लियर हुआ। अब देखो लघु ज्वार भाटा एवं बृहद ज्वार भाटा क्या, तो ये सारी चीज़ आप समझ चुके हैं। लघु ज्वार भाटा ये, ठीक है, और बृहद ज्वार भाटा इस घटना को बोलते हैं। क्लियर। लेकिन उच्च ज्वार भाटा आप क्या कह सकते हैं, जब पृथ्वी के निकट चंद्रमा, जैसा अब ये स्थिति है, इस स्थिति को आप वो भी कह सकते हैं उच्च ज्वार भाटा, ठीक है, मतलब उच्च ज्वार कह सकते हैं। लेकिन है क्या, ये लघु ज्वार भाटा और ये है बृहद ज्वार भाटा। क्लियर। स्थिति आप समझ चुके हैं। अब देखो अब बात आती है महासागरीय धाराएं क्या हैं, धाराओं की बात आने लग गई। तो महासागरीय धाराएं निश्चित दिशा में महासागरीय सतह पर नियमित रूप से बहने वाली जल की धाराएं होती हैं। मतलब महासागरीय धाराएं जो होती हैं वो निश्चित दिशा में चलती हैं और महासागरीय सतह पर नियमित रूप से बहती हैं, ठीक है, वही होती हैं जल की धाराएं। अब महासागरीय धाराएं गर्म या ठंडी हो सकती हैं, समझ के चलना, ये ठंडी भी हो सकती है गर्म भी हो सकती हैं। सामान्यतः गर्म महासागरीय धाराएं भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती हैं एवं ध्रुवों की ओर प्रवाहित होती हैं मतलब बहती की तरह ध्रुवों की तरफ उत्पन्न कहाँ होती हैं, भूमध्य रेखा के निकट, ठीक है। अब ठंडी धाराएं ध्रुवों एवं उच्च अक्षांशों से उष्णकटिबंधीय एवं निम्न अक्षांशों की ओर बहती हैं। मैं आपको ये सारी चीज़ बता चुका हूँ, अक्षांश, ध्रुव, उष्णकटिबंधीय, ठीक है, कटिबंधीय, सारी चीज़ बता चुका हूँ ना। तो आप तुरंत वहाँ पे इसे इमेजिन करो। अब देखो लेब्राडोर महासागरीय धाराएं शीत जल धाराएं होती हैं, जबकि गल्फ स्ट्रीम गर्म जल धाराएं होती हैं। और महासागरीय धाराएं जो होती हैं किसी क्षेत्र के तापमान को प्रभावित करती हैं। गर्म धाराओं से स्थलीय सतह का तापमान गर्म हो जाता है। जिस स्थान पर गर्म एवं शीत जल धाराएं मिलती हैं वह स्थान विश्व भर में सर्वोत्तम मत्स्य क्षेत्र माना जाता है, मतलब वहाँ मछलियों का जो वो है बहुत होता है। अब जापान के आसपास एवं उत्तर अमेरिका के पूर्वी तट कुछ इसके उदाहरण है। मतलब यहाँ पर सारे जो जापान के आसपास के क्षेत्र और उत्तर अमेरिका के पूर्वी तट हैं वो सब ऐसे ही हैं, ठीक है, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं। मुझे नहीं लगता मुझे ये आपको बताना चाहिए, क्योंकि ये सारी चीज़ आप खुद कर सकते हैं, अपने बुक में देखें, समझें, ठीक है, कौन सा स्थान कहाँ पर है। अब यहाँ पर ये बताया गया कौन सा तट कहाँ पर है, जैसे ये अभी बताया ना इन्होंने, जापान के आसपास है, उत्तर अमेरिका के पूर्वी तट है, वो कुछ इसी चीज़ के उदाहरण है। तो उदाहरण किस चीज़ के, मतलब कुछ जलधाराएं ऐसी होती हैं जिनसे तापमान प्रभावित होता है, ठीक है। तो ये चीज़ अब आपके लिए होमवर्क है। जहाँ गर्म एवं ठंडी जलधारा मिलती हैं वहाँ कोहरे वाले मौसम बनते हैं। ये देखो चीज़ ना इम्पोर्टेंट है, जहाँ गर्म एवं ठंडी जलधाराएं चलेंगी वहाँ पर कोहरा वाला मौसम बनेगा। इसके फलस्वरूप क्या होता है, नौ संचालन में बाधा उत्पन्न होती है, ठीक है। नौ संचालन मतलब नाव जो बनती है उसमें, मतलब नाव चलती है उसमें, ठीक है। अब देखो ये है पश्चिमी वायु अफवाह, ये इधर की साइड चल रही हैं, ठीक है, ये पश्चिमी वायु ये सारी इधर की साइड चल रही हैं, तो ये अलग हैं। क्लियर। तो ये सारी चीज़ें आपको देखनी है। अभी आती है वर्षण क्या है, जल चक्र क्या है, लहरों की ऊंचाई प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। मुझे नहीं लगता ये सारी चीज़ें आप नहीं कर पाएंगे, ठीक है।
सारी चीज़ कर लेंगे। और अगर नहीं आता है तो आप अपना कोई भी जो डाउट हो वो आप कमेंट करके ग्रुप में भेज सकते हैं, मेरे पास व्हाट्सअप कर सकते हैं, व्हाट्सअप ग्रुप में, ठीक है, व्हाट्सअप ग्रुप में कर सकते हैं, या फिर व्हाट्सअप ग्रुप में एडमिन का निकाल के मेरे पास पर्सनल मैसेज भी कर सकते हैं, जिससे मैं आपका डाउट क्लियर कर पाऊँगा। ओके, तो वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।